हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक वाइज आप सभी को पता ही होगा जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी निकट आ चुका है और आपको एक फिनिशिंग देने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए गए हैं, अब इस पर बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का आपको टॉपिक देख लेना है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो थ्योरी क्लास मैंने करवाया है वो 12 वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको उससे हेल्प मिलेगी। और आज का जो क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री के ही आपके मिक्स क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं ऑलरेडी और उम्मीद है कि पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और पूरा आपको कंप्लीट देखना है और इसमें आपको अपना स्कोर भी बताना है। 50 क्वेश्चन करवाऊंगी। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए थे, आज फिर मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो 100 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ज्योग्राफी मैंने आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। एनसीईआरटी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैंने आपको जो है दृष्टि की बुक से बहुत अच्छे से 6 to 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर दिया है ज्योग्राफी। तो मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी ज्योग्राफी करवाऊंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग टॉपिक वाइज ज्योग्राफी चाहते हैं। टॉपिक वाइज आप ज्योग्राफी चाहते हैं, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगी और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि एक एक टॉपिक का भी आपका जो है अच्छे से आप रिवीजन कर पाएँ। तो ये मुझे आप बताइएगा कि क्या ये आप चाहते हैं, क्या इसके लिए मैं स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्विकली शुरू करते हैं। समय ज़्यादा नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं, अभी एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि सभी जो कहानी है वो आपको याद रहे और रिवीजन आपका बेहतर तरीके से हो पाए। तो बहुत अच्छा रिवीजन आपका यहाँ पे आज होने वाला है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रनिंग क्वेश्चंस नहीं है, जो घिसे पिटे क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो बीपीएससी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। और जितने भी लोग नए हैं चैनल पे वो जुड़ के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन तथा देसी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो किसके बारे में ये बात कही जा रही है, समाजवाद का समर्थक कौन था, पूछा जा सकता है आपसे। 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई या फिर सरदार पटेल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको अपना क्वेश्चन भी आंसर भी मिलाते हुए चलना है, क्योंकि कुछ भी आप जो है अब इसको रिवीजन मोड में देखिए और एक एक क्वेश्चन आपको कितना आ रहा है नहीं आ रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लोग पढ़ लेते हैं पर पढ़ने के बाद कितना उनके दिमाग में अभी तक रुका हुआ है, कितनी चीज़ें उन्हें समझ में आई हैं, ये आपको प्रैक्टिस के दरमियान ही समझ में आएगा। तो ये आपको देखते चलना है। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे, ये बात आप ध्यान में रखें। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य, जमींदारवाद, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था, ये भी बात आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नवंबर 1927 में उन्होंने सोवियत संघ यात्रा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है बताएंगे। फ्रैंक मोरेस, डोम मोरेस, लुई फिशर या फिर वेब मिलर, बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये पर्सनालिटी को भी ध्यान में रखेंगे, ये महात्मा गांधी के जीवनीकार थे लुई फिशर, और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रैंक मोरेस। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे। आगे बढ़ते हैं। साराबंदी आंदोलन, साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। साराबंदी आंदोलन 1922 के किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या फिर लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पीछे के जो कहानी है उसको ज़रूर हम देखेंगे ताकि कुछ भी हमारा छूटे नहीं। गुजरात के सूरत ज़िले में
स्थित बारदोली 1928 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेहता बंधुओं यानी कि कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 ईस्वी में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और पटेल के नेतृत्व में 1928 में कोई कर नहीं सारा बंदी आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन में आपका 1922 गलत लिखा हुआ है, त्रुटिवश लिखा गया है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। 1928 की ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। बताएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइकॉट, घेराव, बंद, हड़ताल। तो ऐसे क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रही हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें जो मैं करवा रही हूँ ना, इसको अच्छे से बस आप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा जो है उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया, वो था बाइकॉट। तो 54 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बाइकॉट। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिए, आयरलैंड के सीसी बाइकॉट के नाम पर ही बाइकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है और सीसी बाइकॉट ने ही सर्वप्रथम 1880 में ही भू राजस्व कम करने के संबंध में इस विधा का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया और वो बाइकॉट शब्द अभी भी प्रचलित है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? VP वाडिया, MN जोशी, CF एंड्रूज या फिर जोसेफ बेप्टिस्टा। तो ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं वो ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो बार बार नहीं पूछा जाएगा। और इस बार आपका लेवल भी थोड़ा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके जो कंपटीशन है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस आपको अच्छे भी प्रैक्टिस करने हैं और जो सिमिलर क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि ऐसी स्थिति ना बने कि आपको आते हुए क्वेश्चन आपका गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा MN जोशी। ठीक है, MN जोशी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, 1919 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया। अक्टूबर 1919 में वाशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में MN जोशी को भेजा गया था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। और जबकि इनके सलाहकार के रूप में BP वाडिया को भेजा गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प A को माना गया था, जो कि गलत था, इसको बाद में बदला गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो ये चारों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। पहला तो आपका ये बिल्कुल सही है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? अभी हम नीचे देखेंगे, सभी चीज़ों को समझेंगे। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही प्रकाशित किया था, ये भी सही है। लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित थे, यहाँ लिखा है नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 आपका ऑप्शन होना चाहिए सही। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 4, बिल्कुल C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा कथन गलत था आपका।
तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि दयानंद सरस्वती जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल को 1922 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर के 1817 ईस्वी में की थी। ये तीनों पॉइंट आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपुल का प्रकाशन किया था। तो ये सभी कथन आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, करजन वायली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र प्रारंभ करना। तो यहाँ पे पहले आपको ये जानना है कि इसको जो है कूट में आपको लगाना है, कौन पहले हुआ व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पे विचार कीजिए ना, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। इसका आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको डेट याद रखना होगा, ठीक है। आपको डेट याद रखना होगा तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। करजन वायली की हत्या की बात करें तो ये आपका कब हुआ था, 1909 में। खुदीराम बोस की मृत्यु दंड की बात करें तो ये 1908 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ जो है ये कब हुआ था, तो ये 1881 में हुआ था। और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ पूछा जाए तो ये 1912 में हुआ था। तो इसके अनुसार आप अपना आंसर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं और हो सकता है कि आपसे जो है इस प्रकार से क्रम में क्वेश्चन ना पूछे, पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि केसरी जो समाचार पत्र है ये किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। कब प्रारंभ हुआ, 1881 में। अबुल कलाम आज़ाद का जो है समाचार पत्र है अल हिलाल, ये काफ़ी बीपीएससी पूछ चुका है इसको, तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले है आपका खुदीराम बोस। सबसे पहले क्या है, खुदीराम बोस नहीं, सबसे पहले है 1881 है ना, तो पहले 3 हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका खुदीराम बोस को मृत्युदंड देना। उसके बाद हो जाएगा करजन वायली की हत्या। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 आपका कहाँ है, यहाँ है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका डेट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कितने ज़्यादा इजी हैं। चंपारण आंदोलन आप सभी को पता है 1917 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में। दांडी मार्च आपका कब हुआ, 1930 के समथिंग। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, दांडी मार्च। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से कर दिया, 42 है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिए 1942 है, ठीक है, और ये 1930 है। तो तीसरे नंबर पे कौन है, दांडी मार्च है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका। देखिए, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो ये कथन क्या आपका सही है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीय से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो ये कथन गलत है। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो क्या ये कथन आपका सही है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पीछे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से किसी भी प्रकार से प्रश्न आपका पूछा जाएगा तो उसको आप करने में समर्थ होंगे। तो इसको जान लेते हैं। गिरमिटिया मजदूर उन्हें कहा जाता था जिन्हें भारत से बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में निर्धारित अवधि के लिए मजदूर के रूप में लाया जाता था। इनकी दशा बंधुआ मजदूरों की जैसी होती थी। गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में गिरमिटिया मजदूरों के पक्ष में आवाज़ उठाई और वर्ष 1914 में गांधी
स्मट समझौते द्वारा इस मजदूरों पर लगने वाले 3 पाउंड का कर समाप्त हुआ था। भारत आने पर गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड से गिरमिटिया पद्धति को समाप्त करने के लिए वार्ता की और अंततः जुलाई 1917 ईस्वी में गिरमिटिया पद्धति पर प्रतिबंधित कर दिया गया। इस प्रकार आपका कथन एक सही था। दांडी मार्च जो है 6 अप्रैल 1930, ये डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को उनके द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के बाद देश भर में भारतीयों द्वारा नमक कानून का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई आदि बहुत से कांग्रेसी नेताओं तथा सत्याग्रहियों को जेल भेज दिया गया था और ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपका तीसरा कथन भी सही था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा बुलाए गए युद्ध सम्मेलन वर्ष यहाँ पे देख लीजिए अप्रैल 1918 में महात्मा गांधी ने ब्रिटेन पक्ष को न्यायोचित समझ मानते हुए भारत के सहयोग का समर्थन किया था और क्योंकि उन्हें लगा कि भारत के सहयोग का समर्थन दिया तो उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार का युद्ध में समर्थन करने से भारत का डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था कि समर्थन नहीं किया था, इसीलिए वो गलत हो गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा और राबड़ी देवी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका अरुणा आसफ अली। ठीक है, ए ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक बार इसको देख लेंगे। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वह स्वयं एवं सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। ये ध्यान रखेंगे, नाम आपका पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। वर्ष 1955 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, 1958 में वह दिल्ली की मेयर चुनी गई थी और पैट्रियाट नामक समाचार पत्र और लिंक नामक पत्रिका प्रकाशन भी उन्होंने किया था। तो पूछा जा सकता है पैट्रियाट किन्होंने किया था, तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अरुणा आसफ अली। और उनका निधन कब हुआ? तो 1996 में हो जाता है इनका निधन। ठीक है, 29 जुलाई को। ये था इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एक कथन है जिसको ध्यान में रखेंगे। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें। तो ये 1946 में यह बात किसने कही थी, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या फिर सरदार पटेल ने? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये किसने कहा? सरदार पटेल ने कहा था। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? मौलाना मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना हसरत मोहानी? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है, बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में जान लीजिए कि 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में उस वक्त नहीं थे। इनका क्या था ना कि डोमिनियन स्टेटस का राज चाहते थे, उस समय की ये बात थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 63 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। बताएंगे यहाँ पे, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लॉर्ड कर्जन ने, इरविन ने, लिनलिथगो ने या माउंट बेटन में? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड माउंट बेटन ने। ठीक है, तो माउंट बेटन ने यहाँ पे 47-48 का समय है, उसमें भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया गया था। किसके द्वारा? माउंट बेटन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 6 अप्रैल 1899 से 1905 का समय था।
और इरविन का कार्यकाल याद रखिए 1926 से 18 अप्रैल 1931 तक था। लिनलिथगो का कार्यकाल आपका 1936 से 1943 के बीच में था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? आगा खां, M.A. जिन्ना, फजली हुसैन या करीम जलाल? बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आगा खां। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगा खां ने 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुई सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सम्मेलन की पृष्ठभूमि 10 सितंबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी, जिसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के मुस्लिम सदस्यों द्वारा हस्तांतरित शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि मुस्लिमों के सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा। याद आ रहा है आपको? ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय? बताएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी ये सब क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो रहा होगा और साथ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, ताकि आगे पीछे की कहानी भी आपको पता चलती रहे, याद रहे। ये आपको कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। इसको आप बार बार देखिएगा, 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको पूरी कहानी अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया, और इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखेंगे, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी भी शामिल थे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, गणेश सिंह या नरेंद्र देव? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रेमोदानंद दास ने अपने लेख में उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे, और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए तो ये डेट भी आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए आप। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, तो ये दोनों जो हुआ था आपका, ये डेट आप देख रहे हैं 1915, 1914, 1925, 1925, 1928, 1925 या फिर 1925 या 1929। तो यहाँ पे आपको कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बताना है। तो यहाँ पे याद रखिए ये दोनों ही आपका 1925 में हुआ था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी आपका 1925 में कहाँ पे हुआ था, ये पूछा जा सकता है आपको। कानपुर में हुआ था। ठीक है, और अगर बात किया जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो ये आपका 1925 में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। ठीक है, नागपुर में हुआ था। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 कानपुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 नागपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? कौन जाना जाता है? असली नाम इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे। तो पूछा जा सकता है, सीमांत गांधी भी पूछा सकता है या फिर फ्रंटियर गांधी भी आपका पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये किस नाम से जाने जाते हैं इसको देख लीजिए। ब्रिटिश भारत के उन्मत्तजाई
खैबर पख्तूनवा जो पाकिस्तान में है, इसके एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतया सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी, बाचा खां, फ़ख्र ए अफ़गान आदि नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। देखिए फिर सेम क्वेश्चन ही है आपका लगभग ये, तो आप सभी को पता ही है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। तो याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। फिर से सेम क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन इतना पूछा गया है, हर एक अलग अलग आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फिर वही आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाना जाता है? तिलक गोखले नरोजी, तिलक मेहता, तिलक तैयबजी, मेहता तेलंग तैयबजी और नरोजी तेलंग देशमुख। तो यहाँ पे आपको पता है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मेहता तेलंग तैयबजी जाने जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मिलकर 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, ये तीनों त्रिमूर्ति के नाम से, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता है लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लाल कुर्ती से आपका क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यात हो कि यह जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, वहीं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों में खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो याद रखेंगे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नांकित में से किसने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया? अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, इसलिए उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो है निम्न में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.एस. मुंजे और सर मिर्जा इस्माइल में से वो कौन है जिसने बी.आर. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया? तो बताएंगे ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर बी.एस. मुंजे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये एक हिंदू राष्ट्रवादी नेता थे डॉक्टर बी.एस. मुंजे। उन्होंने अंबेडकर द्वारा दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करने के कारण 1932 में ये बात उन्होंने कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि? त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के लिए प्रारंभ में शामिल हुई थी। क्यों हुई थी वही आपको बताना है। त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे थे इसलिए, या फिर बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, राज्य की जनजातियाँ घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी, या फिर पहले से ही कुछ समूह राजपद एवं उसके रक्षक ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या कारण था जो स्वतंत्रता आंदोलन में ये शामिल हुए त्रिपुरा की देशी रियासत? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। त्रिपुरा के देशी रियासत के राजा अपने प्रशासन में शिक्षित बंगालियों को शामिल करते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी त्रिपुरा में जाकर आश्रय लिए हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप
त्रिपुरा की रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसार हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं, तो सभी जानते हैं बिहार से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके तो यहाँ पे हम, और ये भी आप जानते हैं कि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, चलिए। नारी संत दयाबाई शिष्या थी, किसकी शिष्या थी? नारी संत दयाबाई, संत चरणदास की, संत निर्बारकाचार्य की, रैदास की या फिर रामचरण की? तो बताएंगे दयाबाई शिष्या थी, किसके शिष्या थी बताएंगे यहाँ पे। तो जीके में कई बार आपको इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चरणदास, संत चरणदास की शिष्या थी नारी संत दयाबाई शिष्या। ठीक है, चलिए। राजस्थान में जन्मी है दयाबाई 18वीं शताब्दी में, और संत चरणदास की प्रमुख शिष्या थी। इन्होंने दया बोध की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग क्या थी बताइए? 7 वर्ष की थी, 20 वर्ष की थी, 50 वर्ष की थी, 70 वर्ष की थी? तो बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में कब उभरे थे, उनकी आयु क्या थी उस समय, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब वो 70 वर्ष के थे। ठीक है, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में 70 वर्ष की आयु में उभरे थे। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविंद्रनाथ टैगोर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति कला के निर्दिष्ट मार्ग का अनुकरण करती है। इन्होंने कला में भी भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियों को साकार किया है। चलिए, अब हमारे पास कुछ कथन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान में रखें। यहाँ पे संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? सही वाला कथन बताना है। ठीक है, सही वाला कथन बताना है। तो देखते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई, जहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इनके बारे में ये कौन सा कथन जो है वो सही है, वो आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये ज्यूइश संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे संत फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, और गोवा में प्रतिवर्ष इनके नाम से भोजन अनुष्ठान किया जाता है। तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 3 सही होना चाहिए। ऑप्शन आपका देख लेते हैं आगे, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 में स्पेन में हुआ। उन्होंने फेबर और 4 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना की। 1542 ईस्वी में गोवा आए और अप्रैल 1552 में वो चीन गए, जहाँ 3 दिसंबर 1552 में उनका देहांत हो गया। तो उनका देहांत कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ऑप्शन में गोवा दिया हुआ था, इसीलिए वो गलत हो गया, सेकेंड वाला। ठीक है, तो देहांत हो जाता है। उनके पार्थिव शरीर को गोवा के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में रखा गया है। गोवा में प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को उनके सम्मान में भोज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल, हजारीबाग जेल? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन सा किस जेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने आपको करवाया हुआ है। जो भारत छोड़ो आंदोलन में सभी नेता को जीरो आंदोलन के तहत, ठीक है, बहुत सारे नेताओं को भेज दिया जाता है जेल में। तो कौन सा किस जेल में भेजा गया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको जितना याद है, इससे आपको जो है लंबे समय तक याद रहेगा। 79 में यहाँ बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका हजारीबाग जेल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हजारीबाग जेल में आपका या बताना है कि और कौन थे जिनको रखा गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया, और 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के गुलाब बाग में एक रैली से उनको संबोधित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? आगा खां पैलेस पूना,
यरवदा जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल या फिर अलीपुर सेंट्रल जेल। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? तो आप सभी को पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहीं पे इनको बंद करके रखा गया था महात्मा गांधी भी। यहाँ पे देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगा खां पैलेस पूना। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेव देसाई को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर आगा खां महल में रखा गया था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को इनका निधन हो जाता है। इनके निधन के उपरांत महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां के महल में उनकी समाधि बनवाई जाती है और 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का स्वर्गवास भी आगा खां महल में गांधी जी की उपस्थिति में ही हुआ था और कस्तूरबा की समाधि महादेव देसाई की समाधि के बगल में ही निर्मित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, अब तो आपको पता है ये, तो कौन सा हो जाएगा, आगा खां जेल। ठीक है, आगा खां महल पुणे परिसर में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन है? सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया या फिर सरदार पटेल। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता, तो यहाँ बताएंगे कौन आपका सही हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमैया। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वे व्यवसाय से चिकित्सक थे, लेकिन वर्ष 1939 में वे सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस पद के चुनाव को हार भी जाते हैं, जो कि त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी को बहुत अच्छे से पता है, जिस दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में चुनाव हो जाता है। तो चुनाव पद्धति होने के बावजूद भी वो हार जाते हैं और ये भी आपको ध्यान रखना है कि पट्टाभी सीतारमैया जो है किसके यहाँ पर अनुयायी थे, वहाँ पे महात्मा गांधी के बिहाफ में वो लड़ रहे थे और वो हार जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस पद से, कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, या फिर कह सकते हैं कांग्रेस को ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपना अलग इन्होंने संस्था बनाया, ठीक है, ब्लैक फॉरवर्ड के नाम से आप जानते हैं। और कौन बन जाते हैं इसके बाद, पट्टाभी सीतारमैया के बाद कौन बन जाते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो अच्छा, ये तो मैं बताइए नहीं, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बन जाते हैं वहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया को हारने के बाद। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे हम बताएंगे अब औपनिवेशिक काल में हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था। हिटली आयोग क्या था ये बताना है आपको, उद्देश्य क्या था उसका। तो आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण करना, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना को तैयार करना, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति का विकसित करना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे एच हिटली के इसके अध्यक्ष हुए थे। और इस आयोग के उद्देश्य जो है वो भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य और क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैरोथिन मेयो, एडलस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणी की थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, महात्मा गांधी के दोस्त थे। तो यहाँ पे बताना है इनके बीच में क्या आम रिश्ता था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये सभी जो थे आपके ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत की हालात पर इन्होंने टिप्पणियां की थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सिमिलरली सही हो जाएगा। तो कैरोथिन मेयो याद रखेंगे, एडसर हैक्सले और लॉर्ड्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैरोथिन मेयो थी। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ और वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वह वर्ष 1904 में
भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों और पत्रकारिता के चलते प्रोत्साहन भी दिया था। एंडलस हेक्सले जो है ये 20वीं सदी में पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा है, इसके बारे में टिप्पणियां की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल दुभिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिगंबित हो गए थे, तो बताएंगे वो क्या है, कौन सा डेट है ये? तो 1943, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। तो बंगाल दुर्भिक्ष वर्ष 1943 है। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए ये क्या है? देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए पहले कि इस विश्व में शांति और आपसी सहयोग को स्थापित करने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। गुटनिरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण अस्तित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुटनिरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांति, निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। ध्यातव्य है कि वर्ष 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में युगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो 1961 में बेलग्रेड में शामिल होता है, आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? पुर्तगाल के अधीन बना रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया है। बताएंगे 87 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गोवा जो है ये आपका पुर्तगाल के अधीन बना रहता है आंदोलन इस आज़ादी के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा जो है वो पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही प्रदेश है और उसने भारत की तब आलोचना की जब 14 वर्षों तक धैर्य रखने के बाद 1961 में उसने गोवा में फौज भेजकर उसे मुक्त करा लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के रूप में स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा था? तो ये वही एक क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, इसको उल्टा करके पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे पुर्तगीज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वे समाजवाद से प्रभावित थे, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, तो ये कथन क्या है आपका? सही है। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, ये भी सही है। महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे, ये भी सही है। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, ये गलत है। ठीक है, जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे। तो यहाँ पे ए बी सी आपका सही है, कौन सा गलत है? डी। चलिए, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद और महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। वे जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो है विश्व इतिहास की झलक, आत्मकथा, लेखों तथा भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, कौन सा है जो डोमिनेंट कास्ट नहीं था उस समय तक? तो ये आपको बताना है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताएंगे। कुर्मी जो है वो एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चिंता नहीं करें, ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत क्वेश्चन है अभी, तो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। और यहाँ पे आपको बताना है शिमला सम्मेलन। बताएंगे, जब शिमला सम्मेलन हुआ तब माउंटबेटन वायसराय थे, क्या ये कथन आपका सही है? आपको सही कथन ही बताना है।
ठीक है, तो ये कथन क्या है आपका? गलत है। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसेना सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए थे। तो ये कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे, तो यहाँ पे आप पहले इसको थोड़ा देख लीजिए। शिमला सम्मेलन जून 1945 में लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में हुआ था, ना कि माउंटबेटन के। ठीक है। 18 फरवरी 1946 को NS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष निम्न स्तरीय भोजन व्यवस्था की शिकायत की, पर सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर बम्बई, कराची और मद्रास के भारतीय नौसैनिकों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 25 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। तो क्या ये कथन आपका सही है? आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। बंकिम चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये भी पंक्ति आपका बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। तो ये गलत है, केशव चंद्र सेन नहीं थे। कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, सती प्रथा के अंत में उन्होंने सबसे बड़ा योगदान दिया था। तो 1 और 2 ऑप्शन आपका, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल में लगभग 35 महिला स्कूल खोले थे। याद रखेंगे। हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना 1849 ईस्वी में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन ने की थी, और 1856 ईस्वी में सरकार ने इसका प्रभार ले लिया और इसका नाम बेथुन स्कूल कर दिया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की अध्यक्षता में इसके प्रबंध समिति का गठन किया गया। और प्रसिद्ध बांग्लाकार जो उपन्यासकार है बंकिम चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक रहे, और ये कथन भी आपका सही था। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा अधिनियम को प्रतिबंधित किया था। तो इससे 2 प्रश्न आपको ध्यान में रखना, एक राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, और एक याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में ही सती प्रथा का अंत होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आप मुझे इसका डेट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन्होंने कब जो है प्रतिबंधित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, पर मुझे जानना है कि आपको इस बारे में पता है या नहीं। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि राजा राम मोहन रॉय के परिणाम के जो उन्होंने जो इतना सारा प्रचार किया, प्रसार किया, और इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा अधिनियम को प्रतिबंधित जो किया है वो किस वर्ष किया है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सी घटना सबसे पहले घटी? दयानंद सरस्वती के आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ये क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था BPSC TRE 2 में। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो आपको बताना है ये चारों ही आपको पहले तो ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, एक ही क्वेश्चन में आपका 4 से 5 क्वेश्चन यूं ही बन गया आपका। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखिए सबसे पहली घटना अगर पूछी जाए तो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो नील दर्पण बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने 1858-59 के समय में लिखा था, और ये प्रकाशित आपका 1860 में हुआ था। इसमें दीनबंधु मित्र ने नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया है। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में किया, और जिसका कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और दयानंद सरस्वती, जो कि इनका मूल नाम क्या है, मूल शंकर, और इन्होंने 1875 में बम्बई में, वर्तमान मुंबई जो है, वहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की, और जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापन करना था। तो यहाँ पे जो भी बातें आपको बताई गई है सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे?
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष थे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन चुनाव को जीतने में, चुनाव लड़े और जीत गए वो कौन थे? ठीक है, यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष 1885 था, जिसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए, और 1892 में नौरोजी फिब्सबरी सीट से विजयी हुए, और विकल्प में लाल मोहन घोष का नाम ना होने की वजह से दादा भाई नौरोजी सही उत्तर माना जाएगा। लेकिन अगर आपका लाल मोहन घोष ऑप्शन में होता तो आप उसको कर सकते, क्योंकि सबसे पहले जो है चुनाव लड़ने की अगर बात की जाए तो लाल मोहन घोष हो जाएगा। और क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसने लड़ा था, तो यहाँ पे लाल मोहन घोष होते तो ऑप्शन आपका वही सही होता। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना। उसके बाद दादा भाई नौरोजी थे, पहली बार तो हार गए थे लेकिन उसके बाद वो 92 में जीत गए थे, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बताएंगे कौन थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये भी आपको बताना है, और बहुत ही आसान है आपके लिए। बताएंगे यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ हुई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ हुई? बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1861 में, 1892 में, 1909 में, या 1919 में? तो यहाँ पे 1892 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद के उन विद्वान का नाम बताना है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब, या फिर चिराग अली? बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको ध्यान में रखना है। अबुल कलाम आज़ाद जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। इन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया, और 1940 से 46 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबे समय तक और सबसे जो युवा है कह सकते हैं यही थे। और इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? तो अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, बी.आर. अम्बेडकर के संबंध में आपको सही कथन बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, तो बी.आर. अम्बेडकर ने क्या सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की है? बिल्कुल सही है। 1920 ईस्वी में इन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सेकेंड भी ऑप्शन सही है। 1925 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1925 में नहीं बल्कि 1924 में इन्होंने किया था। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना इन्होंने की थी लेकिन 1924 में की थी, तो आपका तीसरा ऑप्शन गलत है। आगे देख लेते हैं। उसके पूछे भारत का प्रथम सुरक्षा मंत्री भी यही थे, तो बी.आर. अम्बेडकर जो है ये प्रथम सुरक्षा मंत्री नहीं थे, तो चौथा भी ऑप्शन आपका गलत है। तो 1 और 2 आपका सही होना चाहिए, पर ये ऑप्शन में आपका है ही नहीं कहीं भी। 1 और 2 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। और बलदेव सिंह जो थे वो आपके सुरक्षा मंत्री थे सबसे पहले। ठीक है, बलदेव सिंह थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ दिया होगा, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है, भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे बल्कि बलदेव सिंह थे। और डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूट की स्थापना यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, याद रखिए ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बी.आर. अम्बेडकर नहीं की थी, 20 जुलाई 1924, देखिए लिखा है ना यहाँ पे 24 में की थी। बम्बई में 20 जुलाई 1924 को की थी। तो कथन 3 और 4 दोनों ही गलत है, और ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्वेश्चन आपका ये जो है गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 99 नंबर पे पहुँच चुके हैं हम। और निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट पर जो है कालानुक्रम हमें पता करना है कि कौन सा जो है पहले हो जाएगा, किस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति का सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति, सबसे पहले तो यही हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा
ये 1 नंबर पे हो जाएगा। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा। उसके बाद हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 20 में। उसके बाद कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विशेष अधिवेशन। तो इस प्रकार से आपका ये चलेगा। तो 4 3 2 1 सबसे पहले क्या है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप डेट याद रख लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो है वो 4 से 9 सितंबर 1920 में, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 में। तो यहाँ पे आपको डेट बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि सारे ही आपके 1920 के ही घटनाएं हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान देना है आपको। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा जो हुई वो 14 मई 1920 को हुई। जलियांवाला हत्याकांड जो है वो कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति ये 25 मार्च 1920 को हुई। तो ये आपको डेट अच्छे से याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इसको देख लेते हैं। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह कौन सा था? स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1948। ठीक है, तो हमने ये पूरा कंप्लीट देख लिया, इसको हम एक बार देख लेते हैं। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया और दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए औद्योगिक और विकास दोनों ही भूमिका में प्रयास किया गया था। तो ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। हम कल जो है 101 नंबर से शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन है अभी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को है। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसको हम रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। और इसके बावजूद आप जो है ये रिवीजन क्लास है आपका, है ना। और इसके ये सारी चीज़ें क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो 2 ही चीज़ें आपको करनी है हिस्ट्री के लिए, बीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपका पूछा जाता है। प्राचीन और मध्य पर टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और ये पार्ट आपका बीपीएससी का फेवरेट है मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसका मैंने आपको थ्योरी क्लास एकदम स्टार्टिंग में ही करा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। तो 12 वीडियो है, ये वीडियो आपको कंप्लीट देख लेना है थ्योरी क्लास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो जाके आप रोज़ आप सोने वक्त 10 मिनट का प्रैक्टिस कीजिए, उसको पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैं तरीका आपको बताती हूँ उसको आपको ज़रूर बढ़िया से करना है, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सफल होंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री का आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए और सारा आपको मिल जाएगा A to Z, सभी कुछ आपको अच्छे से कर लेना है। और प्रैक्टिस का क्लास तो हम अभी कर ही रहे हैं। इसके बाद मुझे आप बता दीजिएगा कि ज्योग्राफी का आपको टॉपिक वाइज चाहिए, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अगर, तो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, और उसकी पूरे क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, जिसको आप बाद में घर बैठे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे क्लास में आने के बाद, मेरे चैनल पे आने के बाद। इसीलिए चैनल को ज़रूर से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और पसंद आया हो, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर इसको अच्छे से शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और लाइक कर दीजिए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।